let us discuss NCERT's solved example number 11.6. तो हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT solved example number 11.6. Okay, let us first understand the question with the help of diagram which is given to us. यहां पे हमको दो रॉड दिए हैं, तो ये स्टील रॉड है एंड दिस इज कॉपर रॉड. स्टील रॉड, कॉपर रॉड, और ये उनका जंक्शन हो गया है ना. दिस इज जंक्शन ऑफ स्टील रॉड एंड कॉपर रॉड, और ये एक सिस्टम फॉर्म करेंगे. स्टील रॉड एंड कॉपर रॉड विल फॉर्म वन सिस्टम. इन दो रॉड को प्रॉपरली इंसुलेट किया है, तो देयर इज इंसुलेटिंग मटेरियल कवर. यहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर भी है. उससे क्या होगा, देयर इज नो हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन हो रहा है बट यहां पे कन्वेक्शन रेडिएशन का हीट लॉस हमने प्रिवेंट कर दिया. फिर ये जो एंड है स्टील रॉड का, इट इज प्लेस्ड इन अ फर्नेस एट 300 डिग्री सेल्सियस, and copper rod का one end is in an ice box which is at 0 degree Celsius. This entire system is in a steady state. ये हमको दिया है. तो अगर ये पूरा सिस्टम स्टेडी स्टेट में है, तो we want to find temperature at the steel copper junction. का मतलब इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है in the steady state. And these are the values given to us. X1 is the length of steel rod which is 15 centimeter. X2 represent length of copper rod which is 10 centimeter. तो दोनों रॉड के लेंथ हमको दी है, इसको मैंने X1 और X2 कॉल किया. Thermal conductivity of steel rod is K1 which is 50.2 joule per MKS, and conductivity of copper rod K2 is 385 joule per meter Kelvin second. If A1 is the area of cross section of steel rod and A2 is the area of cross section of copper rod, then the question says area of cross section of steel rod is twice the area of cross section of copper rod. इसका मतलब A1 is twice of A2. This condition is given to us. We want to find temperature of the steel copper junction in the steady state. So let T be the temperature of the steel copper junction in the steady state. अगर ये सिस्टम स्टेडी स्टेट में है, तो हमको पता है इन द स्टेडी स्टेट हीट करंट कांस्टेंट होता है. ये सिस्टम हमको स्टेडी स्टेट में दिया है, तो स्टेडी स्टेट में हीट करंट कांस्टेंट होता है. हीट करंट का मतलब Q by T, where Q is the heat conducted and T is time. तो heat conducted per unit time is constant. And Q by T का फॉर्मूला होता है Ka delta T by X, where K is thermal conductivity, A is area of cross section, delta T is temperature difference and X होगा length. तो ये हो गया Q by T का फॉर्मूला, Ka delta T by X कांस्टेंट. तो फिर ये वैल्यू हम लोग इक्वेट करेंगे स्टील रॉड के लिए और कॉपर रॉड के लिए. तो हीट करंट पासिंग थ्रू स्टील रॉड is equal to heat current passing through copper rod. ये equal क्यों है? Because system is in the steady state. फिर Q by T का वैल्यू मैंने स्टील रॉड के लिए लिखा K1 A1 डेल्टा T. अभी स्टील रॉड का डेल्टा T कितना होगा? स्टील रॉड का एक एंड 300 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरे एंड का डेल्टा T है, जो इंटरफेस है, जो जंक्शन है. तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी 300 माइनस T. ये टेम्परेचर मैंने T डिफाइन किया है. तो दिस इज डेल्टा T, 300 माइनस T डिवाइड बाय लेंथ कितना है इसका? X1. और Q by T कॉपर का कितना होगा? K2 A2 डेल्टा T. अच्छा, कॉपर रॉड का एक एंड T डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो T माइनस 0, ये होगा डेल्टा T फॉर कॉपर एंड डिवाइड बाय X2 लेंथ. अभी 300 माइनस T अपॉन T को मैंने एक तरफ लिया, तो 300 माइनस T डिवाइड बाय T and all the remaining terms taken on the right hand side. तो होगा K2 by K1, A2 by A1 और X1 by X2. And then we put the values. K2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, K1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, A1 is twice of A2, तो ये रेशियो हो गया 1/2, और X1 और X2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए. देखो यहां मैंने X1 X2 को सेंटीमीटर में ही रखा है,
इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। रीजन, यहां पे रेशियो आने वाला था एंड रेशियो में क्या होगा, यूनिट तो ऐसे भी कैंसिल होगा, इसके लिए देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर बिकॉज वी आर टेकिंग रेशियो, तो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल। After putting the values and solving this equation, we get T का value as 44.4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन का मतलब यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म हुआ है स्टील और कॉपर का, उस जंक्शन का टेम्परेचर होगा 44.4 डिग्री सेल्सियस इन द स्टेडी स्टेट। तो ये होगा सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 11.6। एनसीआर solve example number 11.7. Let us first understand the condition given. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो हम लोग पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक आयरन बार और एक ब्रास बार दिया है। आयरन बार and brass bar. Here we can see they are the two rods, iron rod and brass rod, and they are joined end to end. इनको यहाँ पे join किया है, they are soldered, they are joined together. तो ये होगा दोनों का common junction। दोनों रोड के लेंथ इक्वल है 0.1 मीटर। दोनों रोड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है 0.02 मीटर स्क्वायर। पर इनके जो दो एंड पॉइंट है उनके टेम्परेचर्स आर गिवन 373 केल्विन एंड 273 केल्विन। These are the temperature of the two end points of this composite rod. Their thermal conductivities are 79 watt per meter Kelvin and 109 watt per meter Kelvin. तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें हमको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार्स का मतलब इन दो बार का जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर का फॉर्मूला डिराइव करना है और फिर उसको कैलकुलेट भी करना है। तो पहले डेरिवेशन करेंगे उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से। लेट T0 विद द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ऑफ द टू बार्स, और ये पूरा सिस्टम स्टेडी स्टेट में दिया है एंड वी नो दैट इन अ स्टेडी स्टेट कंडीशन हीट करंट पासिंग थ्रू द रॉड विल बी सेम। स्टेडी स्टेट में हीट करंट सेम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो रॉड का हीट करंट इक्वेट करेंगे। तो हीट करंट पासिंग थ्रू द आयरन बार शुड बी इक्वल टू हीट करंट पासिंग थ्रू द ब्रास बार। एंड हीट करंट क्या होता है, Q by T, where Q is amount of heat conducted and T is time। तो Q by T1 is equal to Q by T2। Substitute the formula of Q by T। Q by T होता है Ka डेल्टा T by X, पर यहां पे X की जगह पे लेंथ L दिया है, तो आयरन का Q by T होगा K1A1 डेल्टा T1 अपॉन L1, और ब्रास के लिए होगा K2A2 डेल्टा T2 by L2। ये मैंने हीट करंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी A1 इक्वल्स टू A2 है, L1 इक्वल्स टू L2 है, तो L1 गेट्स कैंसल, A1 आल्सो गेट्स कैंसल। तो K1 इंटू डेल्टा T, अभी डेल्टा T कितना होगा आयरन के लिए, एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का T2 है, तो डेल्टा T हो गया T1 माइनस T0, T1 माइनस T0, ये डेल्टा T हो गया। एंड ब्रास के लिए डेल्टा T कितना होगा, T0 माइनस T2, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T0 माइनस T2, तो दिस इज T0 माइनस T2। Then we open the bracket, K1 T1 minus K1 T0 equals to K2 T0 minus K2 T2. Collecting all the terms containing T0 on one side, तो K1 plus K2 into T0 equals to K1 T1 plus K2 T2. तो therefore temperature of the junction T0 का फॉर्मूला होगा K1 T1 plus K2 T2 upon K1 plus K2। इसका मतलब two rods having same length and same area of cross section are joined in series end to end, तो उनके जंक्शन का टेम्परेचर का ये फॉर्मूला होगा।
T0 इक्वल टू K1T1 प्लस K2T2 अपॉन K1 प्लस K2। अभी हम लोग ये T0 कंप्यूट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो K1 दिया है 79, T1 कितना दिया है 373 प्लस K2 कितना है 109, T2 कितना है 273 डिवाइड बाय 79 प्लस 109। ये सॉल्व करने के बाद T0 का आंसर आएगा 315 केल्विन। आफ्टर सॉल्विंग दिस T0 का आंसर क्या होगा 315 केल्विन। का मतलब अगर आप ये सॉल्व करोगे तो T0 का आंसर आएगा 315 केल्विन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने टेम्परेचर ऑफ जंक्शन डिराइव किया और उसको कैलकुलेट भी किया। नाउ विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको पूछा है कैलकुलेट, पहले डिराइव एंड बाद में कैलकुलेट। फॉर्मूला डिराइव करना है और फिर उसको कैलकुलेट भी करना है, कंप्यूट करना है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार का मतलब आयरन बार और ब्रास बार मिला के जो कंपोजिट बार फॉर्म हुआ है उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी डिराइव करना है। इसका डेरिवेशन मैंने थियरी लेक्चर में किया भी था इन द प्रीवियस वीडियो, है ना। मैंने स्लैबिंग सीरीज और स्लैबिंग पैरेलल का डेरिवेशन किया भी था। तो और एक बार इसको हम लोग डिराइव करेंगे। और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को डिराइव करने के लिए we use the concept of thermal resistance. And what is thermal resistance? Changing temperature upon heat current. ये भी हमने theory lecture में देखा था। Thermal resistance R is changing temperature upon heat current. हमारे it is delta T by H. तो let R1 be the thermal resistance of iron bar. Let R2 be the thermal resistance of brass bar. And since these two resistances are in series, अगर ये रॉड सीरीज में है तो उनके रेजिस्टेंस भी सीरीज में होंगे। तो लेट RS का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट RS बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड बार। का मतलब इसको एक सिंगल बार एज्यूम करेंगे तो इस सिंगल बार का रेजिस्टेंस होगा RS। And we know that when resistances are in series, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो बस इसी फॉर्मूला से हमको डिराइव करना है। एंड थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा T बाय H होता है एंड दैट इज इक्वल टू L अपॉन Ka। थर्मल रेजिस्टेंस इज लेंथ अपॉन Ka, वेयर L इज लेंथ, K इज कंडक्टिविटी एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोइंसिडेंटली दोनों रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है इस कंडीशन में। तो पहले मैंने R1 लिखना है, फिर मैंने R2 लिखना है, फिर मैंने लिखना है RS का मतलब R इक्विवेलेंट। R1 किसके लिए होगा? आयरन बार के लिए। तो आयरन बार का लेंथ L1, इनफैक्ट लेंथ तो सबका सेम ही है, K1 और एरिया भी सेम है। फिर ब्रास बार के लिए L2 अपॉन K2A। इफेक्टिव का मतलब कंपाउंड बार का जो लेंथ है वो कितना होगा? L प्लस L12, बिकॉज दोनों का लेंथ भी तो सेम है। तो ये L प्लस L12 हो जाएगा डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट। का मतलब इसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो K इक्विवेलेंट होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ही होगा। तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक बार का होगा उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंपाउंड बार का भी होगा। तो ये वैल्यूज हमने पुट करने इसमें RS इक्वल टू R1 प्लस R2 में। तो RS कितना है? 2L अपॉन K इक्वल टू E, L प्लस L ना, बिकॉज दोनों लेंथ सेम ही है। R1 कितना है? L अपॉन K1A। R2 कितना है? L2 अपॉन K2A। L1 और L2 भी सेम है तो सबको हम लोग L लिखेंगे। तो देखो L अपॉन A, L अपॉन A, L अपॉन A कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो वी गेट 2 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसका सॉल्विंग क्या होगा? K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। फिर K इक्विवेलेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो K इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये होगा डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार। इसके बाद सी पर वैल्यूज पुट करना है। ये तो फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। तो अगर कैलकुलेट करना होगा तो K1 K2 के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है,
तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला के बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। K1 को लिखेंगे 79, K2 लिखेंगे 109, डिवाइड बाई 79 प्लस 109। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर आएगा 91.6, 91.6, और उसका यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर केल्विन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड किया ऑफ द कंपाउंड बार। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें हीट करंट पासिंग थ्रू द कंपाउंड बार कैलकुलेट करना है। वी वांट टू फाइंड हीट करंट पासिंग थ्रू द कंपाउंड बार। अभी हीट करंट क्या होता है, तो ये होता है हीट कंडक्टेड पर यूनिट टाइम। H जो है ना हीट करंट, उसका फॉर्मूला है हीट कंडक्टेड पर यूनिट टाइम। एंड व्हाट इज Q बाई T का फॉर्मूला, K इंटू A इंटू डेल्टा T अपॉन लेंथ। ओके, अब ये तो कंपाउंड बार है ना, ये जो पूरा कंपाउंड बार है दोनों मिला के, उसका टोटल लेंथ कितना होगा, L प्लस L, बिकॉज दोनों बार का लेंथ सेम है। तो L प्लस L को लिखा मैंने 2L, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, T1 माइनस T2, ठीक है। और K जो होगा ना, ये होगा K इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, और बाद में हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो K इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद होगा पार्ट नंबर 2 में, वो था 91.6। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.02। टेम्परेचर डिफरेंस 373 माइनस 273 कितना होगा, 100 अपॉन 2 इंटू लेंथ, लेंथ है 0.1। तो अगर आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 916.1 वॉट का। मतलब ये जो कंपाउंड बार है या कंपाउंड स्लैब है, उसमें जो हीट करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू होगा 916.1 वॉट। तो ये था इस प्रॉब्लम का पार्ट 3। तो वी हैव फिनिश्ड all the parts of this particular numerical. So this was NCERT solve example number 11.7. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीट ट्रांसफर का सेकंड मेथड शुरू कर रहे हैं। हमको पता है कि देयर आर 3 मेथड्स या देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड व्हाट आर दिस 3 मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा हो चुका है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल कन्वेक्शन। ओके, नाउ ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, ये होता है मेनली फ्लूइड्स में। And what is fluid? Liquids and gases. Fluid का मतलब substance which can flow. तो liquid and gases can flow from one place to another place. So they are called fluids. तो convection process fluids में होता है, liquids and gases में होता है। And convection से heat transfer कैसे होता है, उसके लिए देखो एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे कंसिडर किया। इस एग्जाम्पल में एक ग्लास कंटेनर है और उस कंटेनर में वाटर फिल किया है, एंड वाटर इज इन अ लिक्विड फॉर्म एज वी ऑल नो। और इस वाटर को हम लोग हीट करेंगे यूजिंग गैस बर्नर। तो हमने बीकर का बॉटम पोर्शन हीट किया, देखो। तो हीट पहले यहां पे एब्सॉर्ब होगा और फिर ये हीट आफ्टर सम टाइम यहां से यहां तक ट्रांसफर होगा, and after some time even this portion of water also gets heated. तो इसमें जो है हीट यहां से बॉटम से टॉप तक फ्लो करेगा, का मतलब हीट का ट्रांसफर होगा। और ये जो हीट का ट्रांसफर होगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर नियर द बॉटम, ये पहले हीट को रिसीव करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स बीकर के या कंटेनर के बॉटम पे होंगे, इन मॉलिक्यूल को पहले हीट मिलेगा, सो दे विल एब्सॉर्ब द हीट।
Now once the molecule absorb heat, they will expand. Substance expand करता है because of heat. तो ये जो water molecules है, which are near the bottom of the container, they will expand because of absorption of heat. जैसे वो expand करेंगे, उनका volume increase होगा, and volume increase होने से density decrease होगा, because we know that density is mass upon volume. तो volume increase होने से density decrease होगा. तो such a less dense molecule, because of buoyancy, they will start moving up. तो ये जो molecules जो थे, इन्होंने heat को absorb किया था, तो ये molecules light density होने से ऊपर की तरफ travel करेंगे. But when these molecules are traveling upward, they are carrying heat along with them, because उन्होंने पहले से heat को absorb किया था. Now their place is taken by molecules which are on the top. तो ये जो molecules है, ये ऐसे नीचे आएंगे because of higher density. तो इनका density hot molecule से कम होगा. तो ये जो molecule जो पहले surface पे थे, now they will reach the bottom because of gravity factor also. Because they are heavy, so they will come down. Now once these molecules come downward, they will also absorb heat. उनका भी density decrease होगा, उनका भी डेंसिटी कम होगा, एंड दे विल ऑल्सो रीच द बॉटम. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वंस वी स्टार्ट हीटिंग द वाटर. हॉट मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम बॉटम से टॉप, एंड कोल्ड मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम टॉप से बॉटम. तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स. इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट्स. तो फ्लूइड्स के अंदर ऐसे कन्वेक्शन करंट सेटअप होंगे, and because of this heat is transferred from one end to another end. Such a process of heat transfer is called as convection. So what is the definition of convection? It is a process by which heat flows from the region of higher temperature to the region of lower temperature by the actual movement of particles of the medium. का मतलब यहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है. सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल कन्वेक्शन. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच कन्वेक्शन प्रोसेस? नंबर 1, कन्वेक्शन प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में किस टाइप के सब्सटेंस का हीटिंग होता है? तो फ्लूइड्स का होता है. एंड फ्लूइड का मतलब क्या होता है? Liquids and gases. So fluids, that is liquids and gases, are heated mainly by this process of convection. Second property, in this mode of heat transfer, buoyancy and gravity. Buoyancy and gravity plays an important role. का मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके लिए buoyancy और gravity ऐसे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगी. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम. कन्वेक्शन प्रोसेस जो है, इसके लिए मटेरियल मीडियम नेसेसरी है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस मीडियम कौन सा है? वाटर. तो बिकॉज ऑफ वाटर मीडियम, बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो कन्वेक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम. तो ये होंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस. Process can be divided into two types. Convection के दो types होंगे. Type 1 is natural convection and type 2 is forced convection. तो natural convection and forced convection are the two types of convection. Natural convection में जो हीटेड मीडियम होगा या जो हीटेड मॉलिक्यूल्स होंगी, they will move from one place to another place due to different density of the medium. तो such a process is called natural convection, जहां पे heated particles एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे because of different density. तो if the heated material का मतलब heated molecules
moves due to difference in the density, then the process of heat transfer is called natural convection. का मतलब नेचुरल कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ डेंसिटी बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. नाउ इन नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है, इट इज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ फ्लूइड्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. अभी जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, दैट वाज द केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन, जहां मैंने वाटर को हीट किया था. तो उसमें क्या हुआ था कि मॉलिक्यूल्स विच आर नियर द बॉटम ऑफ द बीकर, दे रिसीव हीट, दे एक्सपैंड, उनका डेंसिटी डिक्रीज होता है एंड दे ट्रेवल अपवर्ड. एंड जो मॉलिक्यूल्स टॉप ऑफ द वाटर सरफेस पे होते हैं, दे आर मोर इन डेंसिटी बिकॉज दे आर रिलेटिवली कूलर. And because of high density and gravity, these molecules reach the bottom. तो natural convection में जो heat का transfer होता है, it is because of unequal heating of fluids and also because of gravity. Examples of natural convection: formation of wind. हवा जो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो फॉर्मेशन ऑफ विंड या विंड का जो फ्लो होता है, इट इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन. तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स, फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन. सेकेंड टाइप इज फोर्स्ड कन्वेक्शन. ना इस टाइप में जो हीटेड पार्टिकल्स होंगे, they are forced to move from one place to another place by some external agency like a pump or a blower. So such process of heat transfer can be called as forced convection. तो यहां पे जो heated particles होंगे, they are forced to move from one place to another place by some external agency, for example pump. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोर्स्ड कन्वेक्शन. एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन, नंबर 1, एयर कंडीशनिंग सिस्टम. तो एयर कंडीशन में जो हीट का फ्लो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन. या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन अ हाउस या इन अ होटल या इन कोल्ड कंट्रीज, घर में या होटल्स में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है. तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का जो वर्किंग है, इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पंपिंग ऑफ ब्लड होता है बाय द हार्ट, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शंस. तो ऐसे दो टाइप के कन्वेक्शन होंगे, natural convection and forced convection. One of the example of natural convection was formation of sea breeze and land breeze. So now we explain the formation of land breeze and sea breeze, जो natural convection का एक example है. Now यहां आप लोग कंसिडर कर रहे हैं सी शोर, का मतलब सी बीच. नाउ सी बीच या सी शोर पे सी वाटर एंड लैंड कम्स इन कांटेक्ट. तो ये मान लो एक सी बीच है या सी शोर है, जहां पे सी वाटर एंड लैंड कम्स इन कांटेक्ट. वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है, it is much higher than the specific heat of soil which is present on the land. तो यहां पे कंसेप्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मच हायर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉइल, एंड स्पेसिफिक हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius.
तो specific heat of water is greater, it is much higher than the specific heat of soil which is present on the land. Therefore, water will require more time to heat and water will require more time to cool down also. Water जो है उसको ज्यादा टाइम लगेगा as compared to land या soil to heat up and to cool down. जबकि land जो है ना soil, it will get heated faster than the water and it will cool down faster than the sea water because of less specific heat. Sea breeze का formation होता है during daytime and land breeze का formation होता है during night. तो during daytime sun का जो heat है ये water को भी heat कर रहा है और soil को भी heat कर रहा है. But because of more specific heat capacity, water will require more time to raise its temperature. And because of less specific capacity of the soil, soil will get heated faster. So land and air above the land and air which is present just above the land will get heated faster during the daytime. तो उससे क्या होगा, ये जो hot air होगा which is present above the land because of less density, hot air जो है उसका density कम होगा. तो this hot air being less dense will start moving upward. ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा in space. और ये एयर जब भी यहां से ऊपर मूव करेगा तो यहां पे एक empty space create होगा above the land. So that empty space is filled by the relatively cooler air which will move from sea towards the land. So hot air above the land will move up because of less density. तो यहाँ पे जो vacuum create होगा, that space is filled by the cooler air which will come from sea. का मतलब यहाँ पे एक air का flow बनेगा, जो cool air होगा, जो air ठंडा होगा. So this cool air का flow from sea towards the land is called as sea breeze. So during daytime we will experience wind flow from sea water towards the land. हवा जो है वो पानी से लैंड की तरफ आते हुए हमको दिखाई देगी, या हम लोग फील करेंगे, and that breeze is called sea breeze. Now this hot air will go up. बट यहां पे टेम्परेचर लो होने के कारण क्या होगा, ये जो हॉट एयर है वैसे भी कूल डाउन हो जाएगा. बिकॉज एज वी गो अबोव द अर्थ सरफेस टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो दिस हॉट एयर व्हेन इट रीचेस अप बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर इट विल गेट कूल डाउन एंड देन दिस कूल एयर विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड. तो ऐसे एयर करंट सेटअप होगा, ऐसे एयर करंट सेटअप होगा. So during daytime, there is a movement of cool air from sea towards the land and that is called sea breeze. Now what happens during night time? During night time when the sun disappears, both sea water and soil starts cooling down. So night time में क्या होगा? Air above the sea water and air above the land is cooling down. But sea water का specific capacity ज्यादा होने के कारण it will require more time to cool down. जबकि air above the land will cool faster. ये बहुत जल्दी cool down करेगा. तो उससे क्या होगा कि during night time air above the sea water is hotter as compared to air above the land. So this hot air which is present above the sea water, because of its less density, it will start moving up. So during night time, hot air is present above the sea water because land जो है cool हो चुका है and उसके ऊपर का जो air है वो भी cool हो चुका है. तो this hot air will start moving up. And अगर ये hot air ऊपर की तरफ move करेगा तो यहाँ पे एक empty space create होगा. So that empty space, that vacuum is filled up by the relatively cool air from land.
का मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज अ फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी. एयर ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी एंड दैट फ्लो ऑफ कूल एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. तो सी ब्रीज इज अ फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड and land breeze is the flow of cool air from land towards the sea. Now once this hot air goes up, it will get cooled down because of the low temperature of the atmosphere. Again that cool air will come down because of its high density. Again it will get heated and then it will start moving up. तो ऐसे air current flow होगा, ठीक है. तो this is formation of लैंड ब्रीज जो ड्यूरिंग नाइट होता है. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज जो ड्यूरिंग डे टाइम होता है. एंड लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का जो फॉर्मेशन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन. लेट अस नाउ बिगिन विद द थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर. And third method of heat transfer is radiation. तो let us understand कि radiation method से heat transfer कैसे होता है. उसके लिए हम लोग यहां पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. इस एग्जाम्पल में a person is standing in front of a fire. तो यहां एक फायर जल रहा है and a person is standing near the fire. Now ये हमारा एक्सपीरियंस है कि when we stand near the fire we feel warm. हमको फायर से हीट रिसीव होता है, उससे we feel warm. बट इसमें क्या हो रहा है कि फायर एंड आपके बीच में तो एयर मीडियम है. तो फिर यहां पे हीट प्रोपगेट कैसे हुआ जबकि एयर इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो यहां पे फायर इज एन हीटेड बॉडी. तो फायर से आपके बॉडी की तरफ जो हीट प्रोपगेट हुआ है वो एक वेव के फॉर्म में प्रोपगेट हुआ है एंड दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट जो है वो प्रोपगेट कर रहा है फ्रॉम फायर टू योर बॉडी. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम. तो मीडियम होगा उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकता है. अगर मीडियम नहीं भी होगा तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल. तो ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन? इसका डेफिनेशन क्या है? तो रेडिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच heat is transferred from one place to another place in the form of electromagnetic waves. इस प्रोसेस में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में. तो एग्जाम्पल क्या होंगे रेडिएशन के? एक एग्जाम्पल तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि when we stand near the fire we receive heat from the fire in the form of radiation. इवन सन जो हीट एमिट कर रहा है दैट हीट रीच द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन में जो हीट प्रोपगेट कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपगेट कर रहा है. तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है दिस वेव इज मेड बाय टू टाइप्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. Electromagnetic wave consists of two types of field. One is electric field, another one is magnetic field.
एंड दिस टू फील्ड्स आर इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। दोनों फील्ड क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Every body at any temperature above 0 Kelvin, 0 Kelvin is called absolute zero temperature. तो every body in nature जिसका टेम्परेचर 0 Kelvin से ऊपर होगा emits electromagnetic waves. So these waves are emitted by every body whose temperature is above 0 Kelvin. Now what are different types of electromagnetic waves? इस electromagnetic waves के अलग अलग waves के टाइप है। रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये सब एग्जाम्पल्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, microwaves, infrared, all these are examples of electromagnetic waves. So electromagnetic waves can have different wavelength और उनके wavelength के values के हिसाब से we have different types. One such type is light, या we can call it visible light. So light is an electromagnetic wave. And visible light is that light which is visible to us, जो हम लोग देख पाते हैं। और visible light का जो wavelength होता है, it extends from 400 angstrom unit, जो violet color का है, to 7500 angstrom unit, जो red color का है। और visible spectrum शुरू होता है violet से, खत्म होता है red पे। Vibgyor, we call it Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट का जो वेवलेंथ होता है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 7500 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच में होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर and 7500 angstrom unit is the wavelength of red color. Any wavelength above red color, अगर कोई wavelength red color से भी ज्यादा होगा का मतलब more than 7500 angstrom unit, तो that wavelength is called as infrared waves. Infrared का मतलब more than red. तो infrared waves have wavelength between 1 micrometer to 100 micrometer. का मतलब ये जो वेवलेंथ होंगे ये रेड कलर के वेवलेंथ से भी ज्यादा होंगे। तो इंफ्रारेड वेव्स का जो वेवलेंथ रेंज होता है, इट इज बिटवीन 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। एंड इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। और ये जो हीट वेव्स प्रोपगेट हो रहा है फ्रॉम फायर टू पर्सन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स बिकॉज दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो वी से these radiations emitted by hot bodies, these radiations emitted by hot bodies are so-called thermal radiations. तो जो हीट वेव्स हॉट बॉडी से एमिट होते हैं, जैसे फायर, जैसे सन और एनी हॉट ऑब्जेक्ट, सो दिस वेव्स आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, आल्सो कॉल्ड रेडिएंट हीट। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड यहां हमने डिफाइन किया है प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस के हमको प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1, thermal radiations are electromagnetic waves having wavelength range from 1 micrometer to 100 micrometer. Thermal radiations are electromagnetic waves, यह मैंने अभी डिस्कस किया था। और थर्मल रेडिएशंस के वेवलेंथ होते हैं 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर।
So they lie in an infrared wave category. So we say thermal radiations are infrared waves. Number 2, just like light, thermal radiations also travel in straight line. We know that light travel in straight line. तो थर्मल रेडिएशंस का मतलब हीट का जो प्रोपगेशन होता है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है. एंड इन वैक्यूम देयर स्पीड इज 3 into 10⁸ meter per second. तो all electromagnetic waves travel with the speed of 3 into 10⁸ meter per second in vacuum. Number 3, thermal radiations shows all the properties of light. तो जो प्रॉपर्टी लाइट में होते हैं वो प्रॉपर्टी थर्मल रेडिएशंस में भी फाउंड होते हैं. एग्जाम्पल्स होंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये सब प्रॉपर्टीज हमको 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करने हैं. अभी आप इसी प्रॉपर्टीज को याद रखो. तो थर्मल रेडिएशंस शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, refraction, interference, diffraction and polarization. It is the fastest mode of heat transfer. Thermal radiation heat transfer का सबसे fastest method है as compared to conduction and convection. तो conduction and convection के comparison में radiation is the fastest method of heat transfer. Property number 5, when thermal radiations are incident on a body, अगर heat radiation किसी material body पे incident हो रहा है तो that heat is used in 3 different ways. So when thermal radiations are incident on a body, they are partly reflected. थोड़ा जो heat होगा वो body reflect करेगा. It is partly absorbed, some amount of heat is absorbed within the body and some heat is partly transmitted. Transmission of heat का मतलब the heat will pass through the body. Transmit का मतलब passing through the body. So when thermal radiations are incident on a body, they are partly reflected, they are partly absorbed and they are partly transmitted by the body. So these are the various characteristics of thermal radiation.